business studies we will start with sample paper number 3 है सभी के पास? ये भी है सभी के पास? बाकी के पास है? फाइन. So first question is which of the following statement is not true. अब ये भी नोट भी पढ़ना पड़ेगा. तुमने ट्रू भी पूछा हमने, नॉट ट्रू पूछा है. With regard to commercial paper. Options are it is a long term unsecured promissory note with a fixed maturity period. First, second is it usually has a maturity period of 15 days to 1 year. It is sold at a discount and rate at par. Companies use this instrument for bridge financing. Clear cut A है. क्यों? लॉन्ग टर्म बताया है. कमर्शियल पेपर्स आर शॉर्ट. ठीक है. रीजन बताओ प्लीज आपने. Then second statement question again same type का है. Which of the following statements is not true with regard to primary market? ठीक है. जो पूछा गया हो ना उसका पहले याद कर लेना वो है क्या चीज. ऑप्शन पढ़ने का फायदा तभी है उसका मीनिंग आता हो. नहीं तो फिर तो वो ABCD तो कुट कुट पंपा वाला सा हो जाता जहां होगा फिर वाला. अगर मीनिंग ना आता पहले मीनिंग याद कर लो उसका, सोच लो वो चीज क्या है, उसके बाद ऑप्शन में अप्लाई करो आपको. नहीं तो आपको चारों ऑप्शन सेम लगनी. ठीक. फर्स्ट इज इट इज आल्सो नोन एज द ओल्ड इशू मार्केट. ये बता दो कि आंसर है आपको क्या यही है. क्यों? न्यू इशू मार्केट प्राइमरी मार्केट है. इट इज न्यू इशू. बाकी तो मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद. इतना उसने क्लियर लिख दिया है ऑप्शन ए में ही, है ना. प्राइमरी मार्केट इज न्यू इशू मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर इशू. फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी जो इशू कर रही कंपनी दो आर ट्रेडेड. whereas it is mentioned here first option में it is old issues मार्केट. ये पॉसिबल नहीं. ठीक है. तो यही आंसर है. बाकी चाहे पढ़ोगे या बाकी पढ़ो तीन स्टेटमेंट्स, उससे आपका प्राइमरी मार्केट का मीनिंग क्लियर होगा. क्योंकि तीन अब ट्रू है उसके लिए. बात समझ रहे हो मेरी? प्राइमरी मार्केट का जो मीनिंग आता है ना आपको उसमें तीन स्टेटमेंट्स, अगर इसमें एक आध भी ना आती हुई आपका मीनिंग बढ़ा देगी, है ना. देन थर्ड क्वेश्चन इज ये भी टाइप सेम ही है. Which one of the following statements is not true with regard to the capital market? Again A. Why? The funds are raised for a short period of time. Capital market जो होती है लॉन्ग की होती है और शॉर्ट मार्केट कौन सी होती है? अच्छा लेफ्ट है कौन सा वाला मिजाज है? उस मार्केट की बात हो रही है. मनी मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? मनी एंड कैपिटल. और आगे दो किसकी होती हैं? कैपिटल प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है. देन है आपका अच्छा हम कर तो रहे हैं ए दूसरा ए में आंसर आ गया तो ए छोड़ दो. एक पॉइंट में हमने नोट किया कि डी में ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है. तो ऑप्शन पढ़ना जरूरी है. नहीं चौथी वाली ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव आ गई तो हमारा गलत हो जाएगा, है ना. नन ऑफ द अबव होता तो भी गलत हो जाएगा. वो चांसेस हैं मतलब ये है कि चलो फर्स्ट में आंसर है हौसला हो जाता है कि हाँ जी आंसर चांसेस हैं मिलने के, बाकी पढ़ लेते हैं. अगर फर्स्ट का आंसर भी ना मिले पता चले, सेकंड भी नहीं चले पता, थर्ड भी नहीं चले, टर्बो करता है कि क्या हो रहा है कि चौथा ही आंसर है या फिर मैं ही गलत पढ़े जा रहा हूं, है ना. चलो फोर्थ क्वेश्चन डिफाइन इफेक्टिवनेस. डोंट टेल मी द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी. डोंट टेल मी द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी. किसी ने भी कहा कि इफेक्टिवनेस बताने के लिए आपने पढ़ा हुआ है. अच्छा जब उसको शर्ट्स ने बनाने के लिए तो उसने उस टाइम में बना दी तो वो इफेक्टिव था. उसने उतने टाइम में कम में बनाई तो एफिशिएंट, वो आपने समझा हुआ है. उसने नहीं कहा कि गिव मी द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इनको अलग अलग याद रखो और वहां एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम होगा. 1 मार्कर है ये, है ना. जनरली होता क्या है हमने पढ़ा भी ऐसे हुआ है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना. अच्छा क्योंकि वो बताने के लिए था आपको एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है. दोनों टर्म्स रिलेटेड सी लगती हैं बट देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. और उसको हम याद भी ऐसे ही करते हैं. जब वो पूछ लेता है क्वेश्चन तो हमें बताना पड़ता है साथ में. इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है लेकिन एफिशिएंसी ये होता है. एग्जांपल लेते हैं. उसने भी कहा डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट आंसर द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, दैट्स ऑल. गिव मी वन लाइन. Completing the job on right time. Yes, very simple.
इट इज कंप्लीशन ऑफ द जॉब विद द गिवन रिसोर्सेज और एट द राइट टाइम, मीन कंप्लीटिंग द टास्क इज द इफेक्टिवनेस। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी होता मान लो फिर लीस्ट रिसोर्स दैट इज एफिशिएंसी। अब यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट्स वाले एग्जांपल में जैसे पहले भी लिए ना, डोंट टेल दैट एग्जांपल 1 मार्क का है, 3 मार्क का होता हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, कम पड़ता तो हम उसकी एग्जांपल जो हम लेते हैं वो कर लेते, ठीक है। 4 होता हम थोड़ी स्टोरी एग्जांपल की और बढ़ा लेते, है ना। 1 मार्क में ये आ गया, 3 मार्क में होता तो हम उसकी एग्जांपल लेते, एग्जांपल क्या लेते उसकी, उसको शर्ट्स बनाने के लिए दी और उसमें जो है वो शर्ट्स बनाने ली, उसने ना उसे और लेबर लेनी पड़ी, सब उसके पास शॉर्टेज ऑफ लेबर थी तो महंगा पड़ गया, 3 मार्क हो गए, है ना। अगर वो ज्यादा पूछता या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पूछता तो हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते, बीच में उसको बोलते कि उसने टाइम भी कर लिया और लेबर भी और टाइम नहीं करी उसने और उसका काम था वो पूरा हो गया विद द मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज, उसका मीनिंग भी आ गया, 4 मार्क्स भी हो गए, डिपेंड करता है पूछा क्या गया है उतना तो बताना है, एक्स्ट्रा बताओगे मार्क्स तो नहीं मिलने हैं, कहीं और से कट जाएंगे बिकॉज़ टाइम इज लिमिटेड। दैट इज द growing awareness about the healthcare has led to an increase in the demand for healthcare products and services in the country. Identify the feature of business environment being described in the above page. Dynamic nature, uncertainty, relativity या interrelatedness. Dynamic नहीं, interrelatedness. Interrelatedness. How it is interrelatedness? जब ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर, उसने क्या इंक्रीज किया है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, जिम्स वगैरह हो गए, जो प्रोटीन्स वगैरह आप लेते हो एक्स्ट्रा वो हो गया, कोई और कोई सप्लीमेंट लेते हैं वो कहता हो वेरी वाइटल, उसकी ऐड आती है, उस साइड ट्रेंड हो गया। मींस सोशल एनवायरनमेंट ने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट किया, कंपनी की जो उसका डिमांड थी वो बढ़ गई है because all the environments are interrelated with each other. एक में चेंज दूसरे में चेंज लेके आता है, नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो था आपका ट्रेंड अगर कम हुआ जूसेस का बढ़ गया, बड़ा ये भी इंटररिलेटेडनेस है। दो द एनवायरनमेंट इज डायनामिक, बट जो पॉइंट वहाँ पूछ रहा है ना वो पूछ रहा है इस फीचर कौन सा है ना। तो फीचर जो है वो दो चीज़ों का आपस में इंटररिलेटेडनेस है, सारे के सारे एनवायरनमेंट जो आपस में इंटररिलेटेड है। चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ पर्सन ये भी इफेक्ट करता है, चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इनकम लेवल को इफेक्ट करता है, इनकम लेवल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है आगे इफेक्ट करता है बिजनेस को या सोशल एनवायरनमेंट को। चेंजेस देखते हैं आजकल, जैसे वो पहले होती थी वो पैंटें बैगी से होती थी, बैगी पता पैंटें जो ऊपर से खुली होती है नीचे टाइट होती है, धीरे धीरे फिर स्ट्रेट आ गई, फिर वो नैरो आ गई, स्किन फिट आ गई, तो फिर रेगुलर से आ गई, अब दोबारा बेल बॉटम का ट्रेंड शुरू हो गया, नीचे से थोड़ी ट्रेंड जो चेंज हो रहे हैं। एक ट्रेंड चेंज होता है दूसरे ट्रेंड को इफेक्ट करता है, दूसरा तीसरे को इफेक्ट करता है, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट इज डिफाइन रिलेटिविटी। रिलेटिविटी आप कहाँ आपने पढ़ा इसको? इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है रिलेटिविटी, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। बस यस yes, it differs from country to country, it differs from region to region, business environment actually, है ना। differs from region to region, differs from person to person कह सकते हैं, हर जगह से दूसरी जगह पे अलग होगा। हम ये एग्जांपल भी ले चुके हैं इसकी, कौन सी एग्जांपल ली थी मैंने? पाकिस्तान की एग्जांपल ली थी मैंने, मतलब थी तो चीज क्या थी, बिजनेस किस चीज का था। इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल थी, इंडिया पाकिस्तान बोलते लगता है पता नहीं कई लड़ाई निकल कर है ना, ऐसा नहीं कहा था मैंने। इंडिया पाकिस्तान की मैं एग्जांपल जरूर ली होगी, कंट्रीज हो सकता है ठीक हो आपके, लेकिन प्रोडक्ट क्या था उसमें? साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है पाकिस्तान में ज्यादा है? इंडिया में ज्यादा। पाकिस्तान में किसकी डिमांड है? बुर्के की डिमांड ज्यादा है, और जो डिमांड्स दोनों यूरोपियन कंट्री में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी वहाँ थोड़ा बहुत डालते होंगे, बुर्का और साड़ी वहाँ वो भी डालते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। रीजन कैसे? नॉर्थ रीजन में हम लोग पजामा कुर्ता डाल लेते हैं, साउथ में जाओ धोती डालते हैं, रीजन टू रीजन।
दिस इज रिलेटिविटी कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज which function of management ensures that actual activities conform to planned activities? Pre board 1 question number 1 यही था मेरे ख्याल से कंट्रोलिंग फंक्शन है ना। Then is number 8 top level managers are responsible for implementing and controlling the plans of an organization. True. Top level managers are responsible for implementing and controlling the plan. ट्रू वाले हाथ में आधे ज्यादा वाली में 2 आ रही थी, मैं पूछा है हाथ निकल गए 2 3 फॉल्स वाले हाथ खड़े करो। बाकी क्या है जो ट्रू है जो फॉल्स है हो गए, बाकी 7-8 बच्चे और भी हैं वो कहाँ हैं? They are responsible for implementing and controlling the plan. I think lower level management जो है they are ये फॉल्स बनता है ऐसा, ये फॉल्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स, उसने प्लान्स बना के मिडिल और देन लोअर लेवल को दे देने, लोअर लेवल ने इंप्लीमेंट करवाने। डायरेक्टली वर्कर से काम कौन करवा रहा है? लोअर लेवल करवा रहा है, सुपरवाइजर करवा रहा है, फोरमैन करवा रहा है, सीईओ तो नहीं करवा रहा ऊपर से आके। क्या सीईओ देख रहा है वो उनको अपने वर्कर्स को मशीन पे काम कैसे कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ बना के दे दिया प्लान आपको कि आपने इतना काम करना है, इतनी देर में करना है, इतनी कॉस्ट से करना है, ये पैसे भी सामान लीजिए। करवाना किसने है? फोरमैन ने और सुपरवाइजर ने या मैनेजर ने। तो लोअर है, ये फॉल्स बनती है स्टेटमेंट, ये फॉल्स बनती है। इन्होंने क्या लिखा है? फॉल्स ही लिखा है, फॉल्स ही है, ठीक है। फॉल्स क्यों है चलिए ना पता, क्योंकि उनका काम फॉर्मुलेट करने का पॉलिसी ऑफ प्लान्स। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज एन एलिमेंट ऑफ लीगल। नो इट्स नॉट लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नहीं है, एक्ट नहीं है ये, यस पॉलिटिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो पॉलिटिकल है, अगर उसका एक्ट बन जाएगा वो लीगल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स आपके कह दिए जाए वहां पे सपोज, है ना, कहीं मिलते कहीं नहीं मिलते, कई बार जब लिखा हो ना कि एक्ट बन गया उस साइड से, जैसे जीएसटी है, मान लेते चलो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वैसे वो मतलब कि उसमें अभी बात चल रही है उसकी, तो वो पॉलिटिकल है। जब जीएसटी का एक्ट बन गया, जीएसटी तब से लीगल हुआ, जिसके बाद आप जीएसटी जो है छोड़ ही नहीं सकते, आपको लगाना ही पड़ेगा, वैट बंद करना ही पड़ेगा। उससे पहले आपके पास ऑप्शन थी, है ना, तब तक वो पॉलिटिकल था कि जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी प्लान करने का सोच रही है। दिस इज फ्रॉम से जुलाई 1 2017 पहले की बात कर रहा हूँ, वो सोच रही है, तब तक वो पॉलिटिकल है। जुलाई 1 17 से जीएसटी अप्लाई हो गया तो उसका लीगल बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पॉलिटिकल बन रहा है, ठीक है। इसको दूसरी साइड से सोचा जाए तो लीगल भी बन सकता है, जिस साइड से आप सोच रहे हैं लीगल ही बन सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल ज्यादा लगता है बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज बना रही हैं, और जो लीगल है वो कोर्ट बना रही है, इसलिए ये जो कोर्ट के थ्रू आएगा वो लीगल रहेगा। ज्यादा अच्छा आंसर जो है पॉलिटिकल रहेगा। जब उसमें कोई कोर्ट आ जाएगी, जब उसमें कोई लॉ आ जाएगा, जब उसका एक्ट बन जाएगा, वो तब लीगल है, जो पनिशेबल होगा अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो। डिमोनेटाइजेशन तो ओवर पॉलिटिकल ही होता है कि डिमोनेटाइजेशन पॉलिटिकल हो गया। देन इज डैश स्ट्रक्चर इज मोर कॉस्टली देन डैश स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात कर रहा है ये? फंक्शनल और डिविजनल, इनकी बात कर रहा है ना। अब इसमें ज्यादा कॉस्टली कौन सा है? डिवीजन। क्यों ऐसे? रिसोर्सेज ज्यादा है। हां जी, रिसोर्सेज ज्यादा कैसे यूज हो रही है? वही रिसोर्सेज बात अलग-अलग स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के लिए वो रिसोर्सेज है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए सेम चलो रिसोर्सेज। कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, सही जा रही है, मैं गलती कर रहा हूं। अब 4 से कम इसको मैं 3 मार्क में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, अब इसलिए नहीं कर रहा हूं। 1 मार्क का ठीक है आपका, 2 मार्क्स हो चुके हैं आपके। अब किसी कंपनी की एग्जांपल ले लोगे तो सारे क्लियर हो जाएगा, 3 मार्क्स कितनी आ जाएगा। सैमसंग की ले लो, एलजी की ले लो, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास, इतनी ऑटोमोबाइल्स है, सब सिंपल ही एग्जांपल है। सैमसंग की ले लो, अब सैमसंग में वो एलईडी बना रहा है, वो वॉशिंग मशीन बना रहा है, वो मोबाइल फोन बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, और उसको हर एक चीज के लिए अलग से एक मैनेजर चाहिए, डिपार्टमेंट हेड चाहिए, अलग से मशीनरी चाहिए। कितने टूल्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, बट
बिकॉज डिविजन्स आर डिफरेंट, टूल्स भी डिफरेंट होंगे, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स चाहिए होंगे, वहाँ से एक मैनेजर से काम चल रहा है, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ पर जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उतने से काम चलाना, उतने ज़्यादा आपको मैनेजर अपॉइंट करने पड़ेंगे, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। 1 मार्कर को हम 3-4 भी कर सकते हैं। उसने यही कहना है, उसने ये आपको हाफ मार्क में 2 ब्लैंक्स दे दी, उसने ये क्या कहना है, डिविजन स्ट्रक्चर इज मोर कॉस्टली देन द फंक्शनल हाउ। चलो अब हाउ के साथ आपका 1 मार्कर 3 में नोट हो गया, या 4 भी हो सकते हैं, एग्जांपल दे देता हूं, ठीक। That is, this concept of control management is based on the belief that if you try to control everything, you may end up controlling nothing. Management by exception. ये result areas, critical point control और management by exception ये same ही रखते हैं. But management by exception is the term which says if you want to control everything, you may end up in controlling nothing. Management can't control everything. छोटी छोटी बातें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें इतनी सी कैपेसिटी रखनी पड़ती है कि चलो हमने कहा कि इतने परसेंट जो है वो हम कह सकते हैं 10% बढ़ाएंगे कोई चीज़ या इंक्रीज होती है, वो 9.5 हो गई, 10.5 हो, मार्जिन होता है। अब मैनेजमेंट नहीं जी पूरे 10% चाहिए, हम 10 कहा था, 9.5 है, क्यों है 9.5, चलता है इतना मार्जिन। हाँ 10 से 5 पे आए तो बात अलग है, 10 से 15 चला है तो भी बात है, then it is worth controlling, है ना। We can't control everything, so if we can't want to control everything, then we may end up controlling nothing. And management by exception says that only those result areas should be controlled which are key result areas. इसका प्रोफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। टर्म जो है इसकी वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। देन आपका क्वेश्चन है नंबर 12, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, व्हिच फीचर प्रेफरेंसेस, यहाँ पे नई लाइन शुरू हो रही है, व्हिच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड विद दिस स्टेटमेंट। ये है डायलॉग, ये है डायलॉग। देन है आपका नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, डिफाइन डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या है ये डिपार्टमेंटलाइजेशन? तो वो जब आप उसको पढ़ोगे ना आपको चैप्टर याद आएगा कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, आंसर करना इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कई बार पूछा किसी को चैप्टर सकता है, आंसर नहीं और से आ रहा होता है, मेरी नहीं खाता, खा ही नहीं सकता। किस चैप्टर की टर्म है ये? ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग की। किस टॉपिक की है ये? प्रोसेस। कौन सा स्टेप है ये? पूरी फॉर्मूले गुप्ता यार, पूरी फॉर्मूले गुप्ता या तो पढ़ के आए हो आप, या पढ़ते हो, दो बातें, या तो आज पढ़ के आया है या फिर ये पढ़ता है, लेकिन इसके प्री बोर्ड की शीट से लग रहा है कि ये बच्चा पढ़ता है। मैं बताऊँ अच्छा था पेपर आपका, कितने मार्क्स आए? 45। कितने में से? 80 में से। अकाउंट्स के बिजनेस से, अकाउंट्स में कितने थे? ज़्यादा हो गए, कम थे कितने? 32 पास हो गए। मतलब जो उसके एक्सप्रेशन था ना पेपर का, वो लग रहा था कि ये पढ़ रहा है, या इसने सैंपल वो किया होगा कि नहीं, मतलब पढ़ रहे हो आप, मतलब परफॉर्मेंस आगे से इंक्रीज है, इम्प्रूव है, मतलब कहने की है। और आज ये फुल फ्लो में है। चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, टॉपिक प्रोसेस, स्टेप नंबर 2। फर्स्ट कौन सा होता है? अगर हम 1 मार्कर्स कर रहे हैं ना तो सिर्फ 1 मार्क नहीं करवा रहा हूँ, बीच में 3, 4, 5, 6 भी हो रहे हैं। नहीं था किसी मतलब मैं नहीं बताना चल रहा है किसी को। कौन सा होता है? डिवीजन ऑफ वर्क ही होता है मेरे ख्याल से, याद करके देखिए वही होता है। उसके बाद ही हम करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन, बाद ही नहीं करेंगे ना। डिवीजन ऑफ वर्क मीन के सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है ना। अब डिवीजन ऑफ वर्क को जो आप कंफ्यूज हो क्रैक करते हैं, जो कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी था उसका, प्रिंसिपल मैनेजमेंट का ना, ऐसे जाना। या डिवीजन ऑफ वर्क नहीं लिखा हुआ टर्म कोई और यूज की होगी, क्योंकि पहले हम वर्क डिवाइड करेंगे तभी तो डिपार्टमेंट बनेंगे। जब बड़े काम को छोटे पार्ट्स में किया ही नहीं तो डिपार्टमेंट कैसे बन सकते हैं? नहीं। स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, सपोज क्या करते हैं हमने एनुअल फंक्शन करना है, फिर हम काम देखते हैं काम कौन कौन करने वाला है, या डेकोरेशन में
वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है, फोटो भी खींचनी है, खाना भी खाना है, कार्ड भी देने हैं, काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको फिर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये काम डेकोरेशन कमेटी, ये काम डिसिप्लिन कमेटी, ये काम कैटरिंग कमेटी। डिपार्टमेंट्स कब बने? जब सारा काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फर्स्ट काम जो है वो वर्क को डिवाइड करने का, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद असाइनिंग द ड्यूटीज। ये लो जी, ये डेकोरेशन कमेटी है, ये काम आपका है, पकड़ो, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ठीक है। देन एस्टैब्लिशिंग लास्ट स्टेप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि ये इस कमेटी में है बंदे, ये डेकोरेशन कमेटी है या ये कार्ड कमेटी है, ये इसका इंचार्ज है, ये इसके 4 बंदे साथ में काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग रिलेशन, ये 4 बंदे नीचे हैं, ये इसका इंचार्ज है, मीन वो 4 पर्सन जो है दे विल रिपोर्ट टू दिस पर्सन। समझ आ रही है बात? ठीक है। सेकंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। नाउ डिफाइन इट, डिफाइन इट। मैंने बता दिया आपको, बस मीनिंग बनाना है आपको। थिंक अबाउट एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल। चलो इस साल नहीं हुआ अलग बात है, इतने साल तक हो ही रहा था, है ना। +2 में नहीं हुआ तो +2 में आंसर दे सकते हैं। हाँ जी। Departmentalization refers to keeping the persons in a similar department according to their कीपिंग job. द Keeping the persons in a पर्सन्स नहीं अभी आएंगे, पर्सन्स तो असाइन ड्यूटी जाके आएंगे। अभी पर्सन्स कहाँ है हमारे पास? अभी हमारे पास काम है, ये वर्ड ठीक करो आंसर ठीक हो जाएगा, ये वाला वर्ड ठीक करो आंसर ठीक हो जाएगा। पर्सन्स तो हमारे पास 3rd में जाके आने हैं, जब ड्यूटी या 4th में जाके मान लो आने। duty, जॉब्स कह सकते हैं, यस। assigning the job, और कैन वी से कि उसे उसे हम कैसे कहें, इकट्ठा करके एक जगह पे ले आना। चलो कैसे बता दो, सही जा रहे हो, हाफ नंबर मिल जाएगा आपका एक में से। अगर आपने पर्सन की जगह वर्ड जॉब कर दिया तो हाफ नंबर। पर्सन करके ना आंसर पता है आपको, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक पर्सन तो मिले ही नहीं, है ना। ग्रुपिंग वर्ड यूज करो, ग्रुपिंग द जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर in one department, that is departmentalization. Grouping of jobs of similar nature in one department, that is in various departments are, क्योंकि various departments will be there. अगर हम बिजनेस की बात करें, कोई एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होगी, कोई एक्टिविटी फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसा लेने किसने आना है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। पैसा प्रोवाइड करना किसने है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। सामान बनाना किसने है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सामान बेचना किसने है? सेल डिपार्टमेंट। ये काम प्रोडक्शन का, ये काम फाइनेंस का, ये काम सेल का, ये काम मार्केटिंग का, डिपार्टमेंट बना दिए। इन कामों को जो हम बना रहे हैं, दे रहे हैं हम डिपार्टमेंट को, दैट इज अ डिपार्टमेंटलाइजेशन, बिकॉज सारी सिमिलर नेचर की जॉब्स को हम एक डिपार्टमेंट में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 13 का 4 पार्ट। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर as the focus is only on a limited range of scale. Type of structure means पहले तो divisional और functional में से एक ऑप्शन है हमारे पास, which makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. Divisional भी हो सकता है। इन्होंने functional लिया हुआ है, 13 का B functional लिया हुआ है। लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स ज़्यादा अच्छा डिवीजन बनता है वैसे, है ना, क्योंकि डिवीजन में एक ही जो है वो लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। फंक्शनल कैसे बन सकता है? किस पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शनल बन सकता हूँ? बताओ। फंक्शनल में यस, इस साइड से फंक्शनल में बनता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही है, वहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग जो है उसका फोकस जो है वो लिमिटेड रहेगा, उस साइड से फंक्शनल है। अगर हम ये देखें कि डिविजनल में भी जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को उसके प्रोडक्ट से मिलनी है, अगर एक से सैमसंग दोबारा एग्जांपल ले हम, वो टेलीविजन एलईडी बना रहा है, वो वॉशिंग मशीन बना रहा है, अगर ये वॉशिंग मशीन वाला पर्सन जो है वो उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका भी तो कंसंट्रेशन जो है उसकी भी तो सिर्फ वॉशिंग मशीन पे ही है,
वो कौन सा साथ में दूसरे की भी करवा है ना, उस साइड से, मतलब दोनों साइड से थोड़ा सा जस्टिफाई करके, डिविजनल भी ठीक हो सकता है, फंक्शनल भी ठीक हो सकता है। अगर तो एमसीक्यू में आ गया तो यहाँ पे दोनों ठीक करने पड़ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर होता, या फिर एमसीक्यू ना होता, या एमसीक्यू ना होता, फिर दोनों ठीक हो जाते, है ना, ये भी साथ। चलिए, दैट इज कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, how far dash how far dash deviates from standard actual performance. Yes. 15 number, which one of the following is a marketing management philosophy? बाकी भी पढ़ लो। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहीं हो ना बात हो जाए ना, ऑल ऑफ द अबव मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया काम हमारा में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं है, ओनली मार्केटिंग है या सोसाइटल मार्केटिंग है, एंड चैनल कॉन्सेप्ट। ये तो आंसर ए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। चला आप बोलते हैं इसमें भी चारों पी से रखिए, क्योंकि आपको पता है कि 4 पीज आर देयर, इसमें गलत ऑप्शन भी पी से ही रखिए, और थोड़ा ट्विस्ट का डाला है पॉइंट नंबर सी में। हमने क्या पढ़ा होता है? प्राइस या प्रोडक्ट प्राइसिंग। हमने कहा अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं, 2 बार आके प्रोडक्ट काट देते, मतलब कहीं ना कहीं एमसीक्यूज बन भी कर देते हैं। Then 16th is the difference between the price at which the treasury bills are issued and their redemption value is the interest receivable to them and is called dash. याद है क्या पॉइंट क्या है? ये याद है? एम तो क्या ना जाना, इस चीज की बात हो रही है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, पहले तो बात में ट्रेजरी बिल्स की, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट व्हिच दीज आर इशूड and the price at which these are redeemed is the interest receivable on them. Receivable जिसने इन्वेस्ट किया पैसा उसकी साइड से, और ये कैसे पॉसिबल होगा? इंटरेस्ट दिया वैसे नहीं दिया, कैसे, हाँ कैसे पॉसिबल होगा? इंटरेस्ट भी दे रहे हैं एक्चुअली, वो पहले डिस्काउंट पे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे देके रिडेम्पशन पार पे कर रहे हैं, चीज सस्ती दे रहे हैं आपको, इन्वेस्टमेंट का 100 वाला 90 में दे रहे हैं, वापस आपको 100 ही कर देंगे। 10 रुपए का क्या बोलते हैं? बात समझ आ रही? 11th में हमने इसका नाम कुछ और लिखा था, हमने कहा था जीरो इंटरेस्ट कूपन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, जीरो इंटरेस्ट। तो फिर वो चीज क्या है? जीरो इंटरेस्ट मींस कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना, है ना। देन व्हाई द इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट द मनी? आप 100 रुपया लगाओ, वापस 5 साल के बाद 100 ही मिल जाए, पैसा क्यों लगाएंगे हम? नहीं लगाएंगे ना। तो कहते कोई बात नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको 100 वाली चीज वापस 100 ही करेंगे, 90 में दे देंगे। 10 रुपये आपकी इनकम, मान लो कि इंटरेस्ट, वो 10 रुपये एक्चुअल में क्या चीज है? बहुत इजी वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है। क्या बोला आपने? गलती बोल दो कोई बात। प्रीमियम कैसे? प्रीमियम महंगा हो गया, सस्ता करना है उसको, नीचे आओ। डिस्काउंट, प्रीमियम मींस हायर, महंगी होगी चीज, हमने तो उसको सस्ता करना है। अगर महंगे के इशू करेगा, 100 वाली चीज आपको 120 में देगा, वापिस 100 करेगा, फायदा थोड़ी होगा, लॉस हो गया। नहीं, हमें तो फायदा लेना है। फायदा कब होगा? जब 100 वाली चीज आपको 90 में देगा, वापिस 100 मिलेगा, 10 का वो डिस्काउंट है। यहाँ पे इसको इंटरेस्ट बोल सकते थे, बट द पॉइंट इज कि उसने वहां पे इंटरेस्ट रिसीवेबल पहले ही लिख दिया है, तो हमारे स्कोप से वो बाहर हो गया। हमारे पास वर्ड बचता है डिस्काउंट टैक्स। ठीक, दैट इज नंबर 17। सुगंधा purchased a pack of crayons for her daughter from a nearby stationery shop. She noticed that the crayons were packed in a portable transparent plastic bag. अभी तक मेरे को लग रहा था कि आपको शायद कंज्यूमर एक्ट वाली बात याद आ रही होगी। उसने परचेज किया, अभी तक आपने काफी केसेस पढ़े होंगे ऐसे, उसने परचेज किया, उसने बिल लिया कि नहीं लिया, वो खराब निकला, वो क्या करे। अभी तक ध्यान जो है उस साइड जा रहा है ना। अब थोड़ा ध्यान आपका हटके कहीं और चला जाएगा। She noticed that the crayons were packed in a portable transparent plastic bag. The question is, identify the level of packaging being described in the above lines. First of all, give me the names of levels of packaging. ऑप्शन मत पढ़ के नहीं करेंगे, जैसे पढ़ चुके थे आप। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
प्राइमरी कौन सी होती है? जो जिसको मार्केट में कहते हैं, हम कहते हैं मार्केट में कहते हैं जो यस, जब तक हम उसको यूज करते हैं उसको संभाल के रखते हैं। सेकेंडरी कौन सी होती है? When we start using the product, उसको हम स्टार्ट करते हैं, हम फेंक देते हैं। अब ये कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज बड़े बड़े कार्टून्स, ये कौन सी बनेगी? प्राइमरी बनेगी, प्राइमरी। प्लास्टिक बैग में क्या प्लास्टिक बैग में उसमें संभाल के रखना है, उसमें लास्ट खिलाना नहीं पड़ा ना, जैसे हमने डाला होता है 2 पैसे वहाँ पड़े 2 पैसे वहाँ पड़े, एक इधर बैग के नीचे बड़ी होती है ना। हम ये मानते हैं कि अच्छा बच्चा वो उसको संभाल के रखते जब तक वो फिनिश नहीं कर देता। तो जो प्लास्टिक बैग है ये वाला, वो उसका प्राइमरी रहेगा टिल द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जब तक उसको यूज कर रहे हैं वो उसके साथ रहेगा। अगर यही क्वेश्चन कोई ऐसे आ जाता है कि जो उसमें वो बॉक्स में नहीं, वो जो फ्लिप से ऐसे खोलते होते हैं बंद कर, उसमें है, प्राइमरी है वो भी। जिसको यूजर कंज्यूमर पैकेजिंग को संभाल के रखे वो पैकेजिंग प्राइमरी है। जिसको जब वो स्टार्ट करे यूज करना उसको फेंक दे वो सेकेंडरी है। ठीक, देन है आपका 18 स्टैंडर्डाइजेशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग reduces the need for inspection, testing and evaluation of the products by the buyers. True. कैसे true? Answer is true. कैसे? क्योंकि जब स्टैंडर्डाइजेशन होगी तो उसमें प्रोडक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, है ना। हम पहले भी बात बाकी चैप्टर हमने किया, हम तब भी बात करी थी। आप कोई भी एक टूथपेस्ट सेम कंपनी की उठा के देख लो, एक वर्ड सेम और जगह भी सेम, बिकॉज दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, मशीनरी से बन रहा, हाथ से नहीं बन रहा। जो मैनुअल बनेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक बंदा बना रहा है चीज़ को। जो बनी ही मशीन में रही है चीज़, एक बार जो बन गई है उसके बाद लाख चीज़ें और बन जाए वो सेम बन गई, तो उसमें इंस्पेक्शन सिर्फ फर्स्ट 1 2 3 4 की होगी। हाँ ये ठीक निकल रही है, चलो ठीक फटाफट करो उसको, वो ठीक निकल रही है। ठीक है, जैसे वो फोटोकॉपी किया हो तो हम फोटोकॉपी सारी तो नहीं चेक करते कि सारी ठीक है कि नहीं ठीक। फोटोकॉपी हम एक ही चेक करते हैं। सपोज मैं 10 कॉपीज करवानी हो तो मैं 10 चेक करूँगा। एक मैंने पेज डाला, उसको मशीन से बाहर निकाला, मैंने उसको सैंपल फर्स्ट टाइम चेक करना है सही आ रही है ना, सही आ गई, उसके बाद मैंने बटन देना है 9 को 5 मैंने सपोज और देनी है सबको, मैं 9 और चेक करूँगा कि 9 की 9 ठीक है कि नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि मशीन से काम होगा इसलिए मैकेनिकल। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी aim to achieve profit through customer satisfaction? मार्केटिंग। अगर यहाँ पे सोसाइटी मार्केटिंग होता तो, अगर यहाँ पे सोसाइटी मार्केटिंग एक ऑप्शन होती फिर आपका आंसर क्या रहता? मार्केटिंग ही रहता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहीं सोसाइटी की बात नहीं करी, उसने कस्टमर की। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे होता तो कंफ्यूजन को इंक्रीज करता है। सोसाइटल मार्केटिंग नहीं, सोसाइटल कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, वही सही। सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ओनली। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करेगा आपकी, क्योंकि उसने यहाँ पे क्लियर लिखा है सो थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी की बात नहीं करिए है ना। दिस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज 20 The utility provided by the product and the intensity of demand of buyer sets the dash limit of that product. समझ आया क्वेश्चन? Sets the dash limit of the product. Which limit? एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, दो हो सकती है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। The utility provided by the product, उसकी यूजफुलनेस क्या है उसके लिए यूजर के लिए, and the intensity of the demand of the buyer, कितना वो ईगर है परचेज करने के लिए। सेट्स द डैश लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट, लोअर लिमिट कि मैंने कम से कम इतने देना है, क्योंकि जरूरत किसकी है? बायर की है। ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा लेने के लिए उसको ज़्यादा जरूरत है उस चीज़ की। जब जरूरत बायर की है प्राइसेस हाई होने के हिसाब से, तो लिमिट लो की सेट होगी। सेलर कहता नहीं मैं नहीं बेचनी इतने कम पे, मैं इतने में देंगे। ठीक है, उल्टा होता, अगर जरूरत सेलर की होगी तो हायर प्राइस सेट हो जाएगा, है ना। बोलेगा इससे मैं ज़्यादा लेना, डिपेंड करता है उस चीज़ की जरूरत बेचने की ज़्यादा है सेलर को या खरीदने की ज़्यादा है बायर। ठीक है, 20 हो गए हमारे 1 मार्कर्स हो गए, 3 4 वाले।